खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के विकास कार्यों विभिन्न योजनाओं के भुगतान के लिए आज 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज 2 हिस्सों में लिया जाएगा। पहली किश्त 2700 करोड़ रुपए की होगी, जिसकी अदायगी 21 साल में अक्टूबर 2046 तक होगी, जबकि दूसरी किश्त 2500 करोड़ रुपए की होगी, जिसका भुगतान 22 साल में अक्टूबर 2047 तक किया जाएगा। ये चालू वित्त वर्ष का 20वां और 21वां कर्ज होगा, जिससे अब तक राज्य पर कुल 42,600 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। सरकार का कहना है ये राशि केंद्र सरकार की मंजूरी से आरबीआई के माध्यम से ली जा रही है और इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स में खर्च किया जाएगा, जिसमें सिंचाई, ऊर्जा और सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं। ये कर्ज लाडली बहना योजना और आगामी स्थापना दिवस की तैयारियों से भी जुड़ा हुआ है। इस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया, ये पहले आपको सुनवाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप काम क्या कर रहे हो और आप कहाँ फजूल खर्ची कर रहे हो। मध्य प्रदेश में जब भी जरूरत आती है पैसे की, दो चीज़ों के ऊपर काम करती है बीजेपी की सरकार। कर्ज ले लेती है या फिर जो हमारा टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपका काम करने का क्या तरीका है, जिससे मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा जा रहा है। चलिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले खिलावन जी, आपसे ही जान लेती हूँ, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं और लगातार हम विकास कर रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, सरकार चाहे कुछ भी तर्क देती रहे, यदि कोई सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी हो, यदि कर्ज लेकर के अपना काम चलाती है, कर्ज लेकर के विकास योजनाओं को गति देती है या रेवड़ी बांटने की संस्कृति जो है उसको लगातार बढ़ावा देती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी 5200 करोड़ रुपए की जो कर्ज ली जा रही है, तो निश्चित रूप से ये कर्ज, सरकार का तर्क है कि वो विकास योजनाओं के लिए सड़क, सिंचाई इत्यादि या अधोसंरचना के विकास के लिए ले रही है, जिससे आने वाले भविष्य में हम प्रदेश की प्रगति बेहतर तरीके से कर सकें, ऐसा कह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना जैसी गैर जरूरी योजनाओं में रेवड़ी की तरह राशियां बांटी जा रही है, यह भी एक कारण हो सकता है। और सरकार अपनी फिजूल खर्ची को रोक नहीं पा रही है। जितना भी प्रयास करे, फिजूल खर्ची लगातार बढ़ रही है। मंत्रियों के बंगले सजाने के लिए, मंत्रियों को नई नई कारें देने के लिए, अन्य अनुपयोगी जो है भर्तियों में जो कर्मचारियों को नियुक्ति की जा रही है। एक एक आईएएस आईपीएस अधिकारियों के घर 4-4, 5-5 कर्मचारी नियुक्त है। वैसे मंत्रियों के घर में जो मंत्रियों का स्टाफ होता है उसके अतिरिक्त 5-5, 7-7 कर्मचारियों को नियुक्त कर दी गई। आखिर ये सब खर्चे फिजूल खर्ची कहलाते हैं। और अपनी फिजूल खर्ची को पूरा करने के लिए, अपनी रेवड़ी बांटने की संस्कृति को निरंतर जारी रखने के लिए यदि कोई सरकार कर्ज के ऊपर कर्ज लेती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अभी 1 अक्टूबर को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था और अब फिर 5200 करोड़ रुपए का कर्ज जो है 28 और 29 तारीख को, आज और कल और लेने जा रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि इन सब फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जो है सरकार को कोई कदम उठानी चाहिए। और केंद्र जब सरकार कर्ज लेती तब कह देती है कि केंद्र सरकार की स्वीकृति लेकर हम आरबीआई से ले रहे हैं या अन्य वित्तीय संस्थाओं से हम केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद अन्य वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज दर पर कर्ज ले रहे हैं, दीर्घकालीन समय के लिए ले रहे हैं, 21 साल 22 साल के लिए ले रहे हैं। लेकिन कर्ज लोगे तो आपको ब्याज तो देना पड़ेगा और मूलधन तो देर सबेर चुकाना पड़ेगा।
यदि सरकार मुझे यह बता दे कि कोई भी सरकार हो, चाहे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार भी थी, कमलनाथ की, यदि कोई सरकार ने कर्ज को कम करने का प्रयास किया हो, मूलधन चुका करके और ब्याज को समूल चुका करके कर्ज को कम करने का प्रयास किया हो, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन निरंतर आप कर्ज को बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारा जो बजट है वो 3,80,000 करोड़ का वार्षिक बजट है और 4,70,000 करोड़ रुपए का तक का हमारा कर्ज हो चुका है विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से, चाहे आरबीआई से हो, चाहे दूसरे बैंकों से हो, चाहे निजी वित्तीय संस्थाओं से हो। तो लगातार इस तरह से कर्ज लेकर हम जब तक काम करते रहेंगे, मुझे लगता है कि न तो हम कर्ज का ब्याज दे सकेंगे, बल्कि हम मूलधन भी नहीं चुका सकेंगे। और अधोरक्षण संरचना विकास के लिए सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन इत्यादि के लिए जो योजनाएं होती है, जो धनराशि की खर्च होती है, पावर जनरेशन के लिए जो धनराशि खर्च होती है, उसमें हम लगातार कटौती करते रहेंगे। और गैर जरूरी लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, तीर्थ दर्शन योजना और मंत्रियों और अधिकारियों के सुख सुविधा के लिए फजूल खर्ची, इस पर खर्च करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है बहुत बेहतर सरकार चला नहीं पाएंगे। हालांकि सरकार का तर्क यही रहती है कि कर्ज लेने के समय कि हमने फलाने से स्वीकृति ले ली, केंद्र सरकार से स्वीकृति ले ली, हमारी जो है आय जितनी होती है उनसे हम अनुपातिक दृष्टिकोण से कर्ज कम ले रहे हैं, हमें ज्यादा कर्ज लेने की का अधिकार, इस तरह के तर्क देते रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा ये चलने वाला नहीं है। यदि हम मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आज जो बच्चा पैदा होता है उसके पास उसको ऊपर भी 64-65 हजार रुपए का कर्ज होता है, अर्थात हम सोच ले समझ ले कि कितना कर्ज में हम डूब चुके हैं। मतलब जिन्हें कर्ज नहीं लिया, जिन्हें कोई मतलब नहीं इस बात की, उसके ऊपर भी 64-65 हजार रुपए का कर्ज यदि है तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर स्थिति है और सरकार को इससे निपटना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इस पर जो जिस तरह से विपक्ष का भी हल्ला बोल होना चाहिए, विपक्ष का भी विरोध होना चाहिए, उस तरह के विरोध विपक्ष से दिखाई भी नहीं देती। तो इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ भी करती रहे, जो जिसका कर्तव्य है, जिस विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार के गैर जरूरी योजनाओं को वो का विरोध करे, गैर जरूरी कदम का विरोध करे, उस पर भी विपक्ष बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही है। इसका मतलब ये है कि मौन स्थिति। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भानु जी, आप कैसे देखते हैं इसे, जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है, जिसका उन्होंने बताया, जिससे सभी खिलावन जी ने भी जिक्र किया कि देखिए लाडली बहना जैसी योजना है, तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है और डेवलपमेंट की बात सरकार करेगी। हम लगातार विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं और जनता का विकास, जनता की जो जरूरतें हैं वो हमारी प्राथमिकता है, ऐसा सरकार का कहना है। देखिए, विकास और कर्ज ये दो हिस्से हैं इस डिबेट के। ये विकास शब्द ऐसा है जिसमें आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, जैसा कि चर्चा में आया है और हम और आप मीडिया से भी जानते हैं कि महिलाओं को मुफ्त यानी कैश, अभी तक तो सुविधा दी जाती थी, अब कैश दिया जा रहा है और वो कैश को बढ़ाने की घोषणा बड़े गर्व से की जाती है। क्या हम इसको 1500 कर देंगे, 2000 कर देंगे, 3000 कर देंगे, कोई दिन आएगा कि 5000, 10,000 करने की भी बात होगी। तो ये जो पैसा है ये सीधे इस कर्ज में से जा रहा है, इस आमदनी में से जा रहा है। ये जो राज्य के पास पैसा है उसमें से आप सीधे पैसा दे रहे हैं कैश उन लोगों को जिनका विकास में या तो योगदान शून्य है या इतना कम है कि उसको गिना नहीं जा सकता। तो ये जो पैसा है ये आप हमारी तरफ से बांट रहे हैं और श्रेय आप ले रहे हैं, चुनाव में वोट आप ले रहे हैं और पैसा हमारा है और हमसे उस पर टैक्स भी दिया जाता है। तो अब पूछना ये है, मेरा कहना ये है कि अगर आपको कैश बांटना है, जब कैश की बात करता हूं मैं आपसे, कैश बांटना है आपको और मोबिलाइज करना है सबको, तो आप ये या तो पार्टी फंड में से बांटिए,
जिसमें आप टैक्स भरते हैं और आपकी आमदनी है जो है चंदे से और इनकम से, प्रॉपर्टी से, उसमें से आप बांटिए और उसमें टैक्स भरिए और खुशी से बांटिए, शौक से बांटिए, और चाहे जितना बांटिए कोई रोक टोक नहीं है। और अगर हमारे पैसे से बांटा जाता है, ये कर्ज देके बांटा जाता है, तो ये पैसे का टैक्स हमें माफ किया जाना चाहिए। ये पैसा हमारा टैक्स फ्री होना चाहिए। और अन्यथा ये तो हम पर डबल टैक्स है, हम पैसा भी दे रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, और आप लूट रहे हैं जिसका कोई विकास में योगदान नहीं है। आप महिलाओं को 150, 2000, 2000, 5000 दे के क्या विकास कर रहे हैं? कोई विकास नहीं हो रहा, बल्कि और इस समाज में ऐसे परिवार तैयार हो रहे हैं जिनको फ्रिज मिल गया, टीवी मिल गया, पैसा मिल गया, अनाज फ्री मिल गया, रहने को मकान, एक कमरा फ्री मिल गया, और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना है। मजदूर ने, आपको काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलता बाजार पे, और मिलता है तो 1000 रुपए मांगता है, 1200 रुपए मांगता है, 800 रुपए मांगता है। वो कहता है साहब क्या करें, बताइए आप कैसे काम चले हमारा। तो ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, ये शायद सरकार समझ रही है कि बरसों लगेंगे, दशकों लगेंगे, तब तक हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, ये वाली नीति है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भानु जी, तमाम विसंगतियां हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे करते हैं। हमारे पास कांग्रेस से अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जिस तरह से सरकार कह रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसे और क्या लगता है? क्योंकि लाडली बहनों को जो राशि मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बहनों को जब आप मुफ्त की राशि दे रहे हैं तो इससे कर्ज तो बढ़ेगा ही, और लेकिन अगर इस कर्ज की बात करें तो देखिए इससे कांग्रेस भी अछूती नहीं, क्योंकि जब पार्टी होती, चुनाव होते हैं, तो आपकी पार्टी ने भी वादे किए थे बहनों को देने के लिए। तो देखिए सरस्वती जी, एक सरकार, हम हमेशा कहते हैं कि एक कैश, करप्शन और क्राइम की सरकार है। इस सरकार ने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। आज की स्थिति में इस प्रदेश पर 4,64,65,000 करोड़ रुपए का कब्जा है केंद्र सरकार का। यानी स्थिति ये है कि जब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 70,000 रुपए के कर्ज में पैदा होता है। ये स्थितियां यहाँ पर हैं। ये कर्ज क्यों लेते हैं, क्या औचित है, ये इनका समझ में नहीं आता। कर्ज भी ये केवल कर्ज का ब्याज पटाने के लिए लेते हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति है, ये प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे। अब तो भगवान ही भरोसे प्रदेश चल रहा है। आपको पता होगा कि ये सारा जीवन उच्च विचार की जो परिकल्पना सार्वजनिक जीवन में थी, उसको किस प्रकार से ये लोग ध्वस्त कर रहे हैं, ये भी एक उनका काला इतिहास है। कमलनाथ जी की सरकार को हम कोट करना चाहेंगे, उसका उल्लेख करना चाहेंगे कि उस समय जो कर्ज होता था उसमें जो मूलधन होता था उसको भी पटाने की कोशिश की जाती थी। अब ये लोग तो ब्याज भी नहीं पटा पा रहे हैं। ये अपने ऐसो आराम पर एक कर्ज को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से कर्ज लेते हैं, अपने ऐसो आराम करते हैं। बढ़िया गाड़ियां इनको चमचमाती हुई चाहिए, बढ़िया बंगले इनको चाहिए, बढ़िया नौकर चाकर इनको चाहिए, और इस ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत अच्छे नौकर चाकर चाहिए। अनावश्यक इतनी फ्यूल खर्ची इस देश में सरकार कर रही है कि ये समझ है नहीं कि अब आने वाले तो है नहीं, जितना चाहो उतना ऐश कर लो, जितना चाहो उतना प्रदेश को लूट लो, अपने घर भर लो, अपनी तिजोरियां भर लो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, पुस्तकों को बिल्कुल बेफिक्र कर दो, इतना आर्थिक रूप से मजबूत कर दो कि जो देश प्रदेश के नागरिक हैं वो चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे उनका भविष्य कितना अंधकारमय हो जाए, इसकी परवाह इनको है नहीं। कहाँ से इतना कर्ज पटाएंगे बताइए आप। 4,65,000 करोड़ है, 5200 करोड़ और ले रहे हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं है, केवल कर्ज लेते रहते हैं। ये अक्सर लोगों की निशान है कि खुद आय के स्रोत पैदा नहीं करेंगे, करप्शन करेंगे और फिर कर्ज ले लेके क्या करते हैं मालूम है, बंदर बांट होता है। कोई भी अधिकारी जब रिटायर होता है, उसके यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों की अकूत संपदा मिलती है। नेताजी के यहाँ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, तमाम फर्स्ट क्लास रिसोर्ट, इतना आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। एक स्थितियां हैं, अगर सोने की रोटियां खाई जाती होती तो ये लोग सोने की रोटियां खाते। सरस्वती जी हमें बता रहे, वो तो सोने की रोटियां खाई नहीं जाती, नहीं तो ये लोग उस प्रकार के ऐश भी करते।
अपने पर मेरा सवाल का जवाब तो दिया नहीं अंबिका जी आपने। मेरा सवाल था, देखिए लाडली बहनों की जो राशि जा रही है उसको लेके महिलाओं को तो आपने भी वादा किया था कुछ समय पहले, जब सरकार ने 1500 की है राशि, तो आप लोग भी इस बात पर रहते कि सरकार ने 3000 का वादा किया है। बहना योजना इन्हीं की परिकल्पना है, हमारी परिकल्पना नहीं। पर वादा तो आप भी कर रहे थे ना। तो इनको अपने आय के स्रोत ढूंढना चाहिए थे। ये थोड़ी कि कर्ज लेके और पैसा माने आम पब्लिक को आप कर्ज में डुबो दो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर कर दो। लाडली बहना योजना थी, एक ठीक है आपका विजन था आपका। पर अभी अगर आपको पता है कि सरकार के पास कर्ज है, तो फिर अभी जब 1500 रुपए राशि सरकार ने की, उस वक्त आप आरोप लगा रहे हैं कि आप 3000 क्यों नहीं कर रहे? नहीं, तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप तो आय के स्रोत ढूंढिए, उसके आधार पर लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाइए। तो ये इसके साथ आप लोग फ्रेम करिए ना, आप लोग पूरी बात ही नहीं करते हैं। जो आम जनता टैक्स के रूप में आपको पेड कर रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में आपको पैसा देती है, वही तो आप कर्ज ले रहे हैं, वही तो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो आम जनता से पैसा लेके उसकी जेब से निकाल के आप अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। ये इतनी गिरावट आ गई है, इतना निम्न स्तर आपका हो गया है, निम्न स्तर के आचरण आप लोग कर रहे हैं। तो अगली बार अंबिका जी जरा रिक्वेस्ट ये करिएगा कि आप 3000 राशि तो बढ़ाइए, आप बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ आय के स्रोत भी ढूंढिए, ये स्पेसिफाई भी किया करिए, क्योंकि आप लोग बोलते 3000 रुपए राशि दो। अब वो तो ठीक बात खिलावन जी और भानु जी कह रहे हैं कि हम लोग टैक्स भरें और उसके बाद फायदा आप लोग को फायदा मिले, चुनाव आप लोग जीते। जब से ये सरकार आई है सृष्टि जी, तभी से आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं। आर्थिक जो हमारा एक ताना माना था वो ध्वस्त हुआ है। प्रदेश का आर्थिक असंतुलन कब से आया है? इस प्रदेश की जो सरकार आई है, ये भ्रष्ट सरकार, ये तो आराम वाली सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये अनुत्तरदायी पूर्ण व्यवहार की सरकार, इस सरकार ने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं, हम अगर सरकार में आते, कांग्रेस पार्टी आती, तो हम आय के स्रोत ढूंढते और लाडली बहना को पैसा देते। लेकिन ये थोड़ी है कि आम आदमी को कर्ज में डुबोते जाओ, आप पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाते जाओ। ठीक है अंबिका जी, आपने अपने आपका आंसर दिया। हमारे साथ जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार है, दोनों को मैं एक कमेंट चाहूंगी इस पर। खिलावन जी, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगी। जिस तरह से अंबिका जी कह रहे हैं, वो भी देखिए एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं और उस तौर पर वो कह रहे हैं जैसे उनका जवाब आया है, क्योंकि देखिए चुनाव के वक्त तो वादे सभी करते हैं और महिलाओं को वादे कांग्रेस पार्टी ने भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो अभी बहनाओं को पैसे दे रही है, लेकिन जिस तरह से अंबिका जी ने किया कि आप पैसे दीजिए, हम चाहते हैं आप पैसे दें, लेकिन आप अपने आय के स्रोत ढूंढिए। कितना जस्टिफाइड आंसर है ये? देखिए, अंबिका जी कुछ बातें कह रहे थे तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार में मूलधन ही वापस किया गया। एक दो उदाहरण बता दे कितनी धनराशि वापस की गई, कि कौन से कर्जदार को वापस राशि वापस की गई, ये बता दे। वो मूलधन कभी वापस नहीं किया था। हाँ, ब्याज वापसी के लिए सिर्फ अंबिका की सरकार में, ये भी सरकार थोड़ी थोड़ी प्रयास करती है, वापस भी किया जाता है, ब्याज नियमित समय पे दिए चुकाया भी जाता है। लेकिन मुझे लगता है कर्ज गले तक डूबा हुआ कर्ज लेकर के ब्याज भर की राशि भर वापस कर देना, ये कोई तर्क नहीं होता। दिग्विजय सिंह की सरकार में 35,000 रुपए का कर्ज था, सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज जो है 3,70,000 करोड़ का 4,70,000 करोड़ का लगभग कर्ज हो गया है। तो इससे पता चलता है कि न सिर्फ भाजपा की 20-22 साल से सरकार है उसमें, बल्कि डेढ़ साल की जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, उसने भी कर्ज लेने में कोई कोताही नहीं बरती और लगातार विकास योजनाओं के नाम पर कर्ज। एक बात महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूँ सृष्टि जी, कि देखिए केंद्र सरकार अनुमति देती है कि हाँ ठीक है आप कर्ज ले लो। मैं कहता हूँ केंद्र सरकार अनुदान क्यों नहीं दे देती कि इस योजना के लिए इतनी धनराशि की जरूरत है, ये केंद्र सरकार का अनुदान राज्य सरकार को दिया जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? तो अनुमति दी जाती है कि कर्ज ले लो आप। ये कौन सी तर्क होती है? यदि विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को जरूरत है तो केंद्र सरकार को उसकी आपूर्ति करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास आय के बहुत सारे संसाधन, लगातार केंद्र सरकार लाभ की स्थिति में रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कर्ज लेने की अनुमति देने के बजाय उनको अनुदान राशि स्वीकृत कर देना चाहिए ताकि विकास योजनाओं को पूरी की जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लगभग 65 से 70 हजार रुपए
का कर्ज पहले दिन पैदा होने वाले व्यक्ति पर चढ़ जाता है। इसको कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? आज से हम लोग 15 साल पहले जब कर्ज लेने की चर्चा करते थे तो 30,000 35,000 रुपया प्रति आज पैदा होने वाले व्यक्ति पर भी कर्ज ही इस बात की चर्चा कर रहे थे। आज वो दुगनी से ज्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस पर प्रयास क्यों नहीं किया जाता? आखिर फिजूल खर्ची को क्यों नहीं रोकी जाती? आखिर रेवड़ी बांटने की जो संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश में भी चल रही है देश के अन्य राज्यों की तरह, उसको क्यों नहीं समाप्त किया जाता? क्या लाडली लक्ष्मी योजना के पहले या लाडली बहना योजना के पहले हमारी बहनें यहाँ सशक्त नहीं थी? हमारी बहनों के घर के खर्चे नहीं चलते थे? यदि इसको बंद भी कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों को जो फिजूल खर्ची की आदत लोगों में भी बढ़ती जा रही है, महिलाओं में भी बढ़ती जा रही है। इस बात को सरकार स्वीकार करे चाहे मत करे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 12,500 रुपये प्रतिमाह 12,500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, उनके भी फिजूल खर्ची बढ़ गए थे। वो जो मजदूरी पे जाती थी वो महिलाएं आजकल मजदूरी पे नहीं जाती, वो घर बैठे उसी को खर्च करते रहती। तो इस तरह की योजनाओं इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है और मुझे लगता है कि जो फ्री की जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की योजना है उसको बंद करना चाहिए सरकार को और कर्ज कम से कम ले। जरूरी जब हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, वाकई में विकास योजनाओं के लिए जरूरी हो, सड़क के लिए, बिजली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, अधोसंरचना विकास के लिए, यदि जरूरत हो सिंचाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं खिलावन जी। एक कमेंट में भानु जी से भी लेना चाहूंगी, समय का अभाव है खिलावन जी, इसलिए थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, मुझे माफ करिएगा। भानु जी मैं आपके पास आऊंगी कमेंट के लिए, आपसे लूंगी जिस तरह से फ्री की रेवड़ियां बांटने का जो बात जिक्र किया है खिलावन जी ने कि जब चुनावी वादे, जब दोनों ही जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब जब वादे करते हैं, चुनावी वादे करते हैं कि फ्री की रेवड़ियां देने की जब बात करते हैं उस पर किस तरह से विराम लगना चाहिए। और इस पर तो अंबिका जी भी मुझसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने ये कहा था कि जब से सरकार ये 1250 रुपए की राशि महिलाओं को देने लगी है तब से शराब की तरफ उनका मुंह बढ़ने लगा है। ये कमेंट भी उधर से ही आया था ना, यानी जो राशि मुफ्त में दी जा रही है उससे बेटर है आप कुछ ऐसी योजनाएं लेके आइए जिससे महिलाओं को सच में काम करने की इच्छा बढ़े और वो सशक्त सच में बनना चाहें। मानो जी एक कमेंट आपसे। मैंने पिछले डिबेट के किसी अंक में कहा था कि आप कोई योजना मूलक काम शुरू करें, केंद्र खोलें, इन लोगों को दोपहर में वहाँ इंगेज करें, मुफ्त समय होता है, इनसे कुछ बनवाएं, कुछ सिखाएं और वो बेचें। उससे आपको आमदनी होगी और जो पैसा आएगा वो पैसे में से इनको पैसा बांटे। ये जनता पर से बोझ हटा के स्वरोजगार से इसको बोझा हटा बनाकर और पैसा बांट दें, आपके लिए बहुत अच्छा मॉडल चलने लगेगा। अब आपको तो रेडीमेड काम चाहिए, कौन इतना माथापच्ची करे। तो ये सरकारों ने बड़ा आइडिया, इन नौकरशाहों ने शॉर्टकट निकाला कि किसे क्या फर्क पड़ेगा 2,000 रुपए से। अभी सवाल ये है कि ये 2,000 का हिसाब लेके अगर नागरिक बैठे कोई विदेश होता और वो सरकार से जवाब मांगता कि मुझे बताएं मेरा रुपया कहाँ खर्च किया आपने, तो अभी लेने के देने पड़ जाते हैं कि मेरा 1 रुपया कहाँ खर्च हुआ मुझे बताया जाएगा। और लमसम नहीं कि आपने कह दिया कि ब्रिज बनाने पे खर्च हुआ, कौन सा ब्रिज बनाया, कितने में बना, ये बताइए आप। ठीक बात। तो ये जब तक हम नजरबाजी करके जब तक इस तरह नहीं सोचेंगे हम कुछ नहीं करते। सही बात है। और ये एक ही पार्टी की नहीं, हर तरह की जो सत्ता में बैठे लोग हैं सबकी ये स्थिति है कि वादे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका जो बोझ, अतिरिक्त बोझ है, क्योंकि चुनावी वादे वो कर देते हैं और उसके बाद जो उसका बोझ है वो आम जनता पे आता है। और टैक्स के रूप में जिस तरह से लाडली बहनों की जो राशि जा रही है वो कहीं ना कहीं आम जनता के जो खजाने हैं उसी से जा रही है। इसीलिए इस तरह की जो वादे हैं किस तरह से ये इनमें रोक लाने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल, इस पर सबकी नजर रहेंगी। और यही हम भी प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल इस तरह की फ्रेकी रेवड़ियां ना बांटें। उससे अच्छा है कि अच्छी गवर्नेंस का वादा अपनी जनता को दे। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और उनका ये कहना है कि ये कर्ज डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है, जो योजनाएं चलाई जा रही है जनता के लिए, आम जनता के लिए, बहनाओं के लिए, उनके लिए कर्ज लिया जा रहा है, उनको सशक्त बनाने के लिए लिया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता के लिए लिया जा रहा है और उनको इसके पूरे सकारात्मक परिणाम है, ये कहना है सरकार का। लेकिन सच में क्या ये जितना भी जो कर्ज लिया जा रहा है सच में जनता के लिए है या फिर जो इसका कहीं ना कहीं जो चुनावी वादे हैं पार्टियों के उसको सिर्फ पूरा करने के लिए,
ये सवाल जरूर जनता के मन में कहीं ना कहीं तो आता ही होगा। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।